जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में है। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करें, और जिस भी भाई बहन ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। इसके पहले मैंने जो क्लास ली थी वह था लोधी वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत का यह अंतिम वंश था। दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो जो है दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक कहलाता है। इसमें 5 वंश जो है शासक करते हैं। प्रथम था गुलाब वंश, जो कि 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक थी। उसके पश्चात अगला वंश था खिलजी वंश, जो कि 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक। फिर उसके बाद तुगलक वंश, जो कि 1320 से लेके 1412 ईस्वी तक, क्या 1414 ईस्वी तक था। उसके पश्चात सैयद वंश 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक। उसके पश्चात जो अंतिम वंश था वह लोधी वंश था, जो 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक शासन करता है। यदि बात की जाए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। यदि पूछे दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था या दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। यदि पूछे खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन। जो खिलजी वंश का पूछे तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जबकि तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो गयासुद्दीन तुगलक था। जबकि सैयद वंश का जो संस्थापक था वह था खिज्र खां, तथा लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। यदि बात की जाए गुलाम वंश में प्रमुख शासकों की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश तथा जो अन्य एक प्रमुख शासक था वह था बलबन। तो और एक मात्र दिल्ली सल्तनत में जो महिला थी वह थी गुलाम वंश से रजिया सुल्तान। यदि क्वेश्चन पूछे दिल्ली सल्तनत में एकमात्र मुस्लिम महिला या महिला जो शासकिया बनी वह कौन थी, तो वह होगी रजिया सुल्तान, जो कि प्रथम और अंतिम दोनों वही थी। इसके पश्चात यदि बात की जाए अगले वंश जो खिलजी वंश है, तो उसमें 3 प्रमुख शासक थे, जिसमें से सबसे अति महत्वपूर्ण जो था वह था अलाउद्दीन खिलजी। उसके पश्चात जो अगला बनता है वह फिरोज खिलजी करके बनता है, जो कि कुछ ही समय तक शासक बना रहता है, 4 वर्षों तक। उसके पश्चात जो अगला वंश था तुगलक वंश। तुगलक वंश में संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज तुगलक। उसके बाद जो अगला वंश था हम लोग का सैयद वंश, जिसमें खिज्र खां तथा सबसे उसमें अति महत्वपूर्ण जो शासक था वह मुबारक शाह था, जो कि मुबारकाबाद नगर की स्थापना की थी। इसके पश्चात जो अगला वंश था लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, लेकिन सबसे शक्तिशाली जो शासक था इसमें सिकंदर लोधी था। यदि बात की जाए कौन कौन से शासक ने इसके समय प्रमुख कार्य किए, तो यदि पूछे दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली जो शासक था या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक मतलब दिल्ली सल्तनत का वास्तविक स्थापना किसने की, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो संस्थापक है वह इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया था। इसने 40 जो तुर्क अमीर थे उनका एक गठन किया था, जिसे चहलगानी के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात रजिया सुल्तान की बात की जाए, रजिया सुल्तान एकमात्र प्रथम मुस्लिम शासिका थी। उसने जो है पुरुषों की भांति सिर पे टोपी तथा शरीर पे जो है अपने कोट पहन के आती थी। अगले सुल्तान की बात की जाए तो बलबन, जो कि इसने जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, तथा इसने सिजदा तथा फैबोस नामक 2
रिवाज इसने स्थापित किए थे। एक होता था कि जो है सिर के जो है को चूमना, उन मतलब पेट के बल जो है लेट के उनको पैर को चूमना, तथा दूसरा था एक घुटनों के बल टेक कर जो है सर झुकाकर जो है उनको नमन करना अपने शासक को। इसके पश्चात यदि खिलजी वंश में बात की जाए तो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी, जिसने एकता व्यवस्था के स्थान पर सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था प्रारंभ की थी। उसने अस्थायी सेना का गठन किया था तथा एकता व्यवस्था को समाप्त करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को है। उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को स्थापित किया था। इसके पश्चात अगर बात की जाए अगले शासक की, तो अगला शासक में जो महत्वपूर्ण था वह था तुगलक वंश से गयासुद्दीन तुगलक, जिसने नहरों का निर्माण प्रारंभ किया था, जो कि भारत में यह प्रथम था। इसके पश्चात अगला शासक जो था वह था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थापित की थी तथा दिल्ली का नाम परिवर्तित करके जो है दौलताबाद रख दिया था। और तुगलक जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने तुगलका नामक नगर की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है एक दीवान कोही नामक विभाग की स्थापना की थी, जो कि कृषि से संबंधित थी। इसके पश्चात जो अगला शासक बनता है वह है फिरोज तुगलक, जिसके शासनकाल में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए। उसने जो है अमीरों को एकता व्यवस्था फिर से दे दी तथा उसने जो है उसके शासनकाल में इसको जो है वंशानुगत कर दिया गया तथा सैनिकों को भी वंशानुगत कर दिया गया। इसके शासनकाल में सर्वप्रथम जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया। अभी तक किसी भी शासक ने दिल्ली सल्तनत में ब्राह्मणों पर कर नहीं लगाया था, लेकिन फिरोज तुगलक यह प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। इसने एक नया कर स्थापित किया जिसका नाम था सिंचाई कर, जो कि कुल पैदावार का 1/10 लेता था। इसने जो है नहरों का जाल बसाया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नहरों का जाल बसाने का श्रेय किसे जाता है, तो फिरोज तुगलक को। यदि पूछे भारत में यह सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किसने कराया था, तो इसका आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। इसने 3 प्रकार के नए जो है योजना लाई। एक था दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान तथा दीवाने इंतहाक। दीवाने खैरात से मतलब था कि जो भी गैर मुस्लिम महिला हैं, चाहे वो विधवा हो, कमज़ोर हो या विकलांग हो, उनकी सहायता के लिए यह विभाग था। तथा दीवाने बंदगान, जो कि इनके शासनकाल में फिरोज के सबसे अधिक दास थे, तो उनकी सहायता के लिए जो है या उनको वेतन भत्ता देने के लिए, उनकी उन्नति के लिए जो है यह विभाग था। तो दीवाने बंदगान जो था वह दासों की सहायता के लिए था तथा दीवाने इंतहाक जो था वह पेंशन से संबंधित था। यदि क्वेश्चन पूछे कि फिरोज तुगलक, क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में वह कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में सबसे अधिक दास हुए, तो वह होगा फिरोज तुगलक। उसके पश्चात अगला प्रमुख शासक जो था वह था अगला वंश लोधी वंश। सैयद वंश का संस्थापक जो था वह खिज्र खां। इसके शासनकाल में एक प्रमुख कार्य यह था कि इसने जो है रैयत आला की उपाधि ली थी, इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। इसके पश्चात जो अगला शासक था वह था मुबारका शाह। तो मुबारका शाह ने जो है मुबारकाबाद नगर की स्थापना की थी। यदि क्वेश्चन पूछे कि तुगलकाबाद नगर की स्थापना, तो गयासुद्दीन तुगलक। यदि पूछे मुबारकाबाद की स्थापना, तो मोहम्मद शाह जो मुबारक शाह था इसने की थी। यदि पूछे दौलताबाद नगर की स्थापना, देवगिरी से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की थी नाम को, तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसके पश्चात अगले वंश में बात की जाए तो लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। उसने बहलोल सिक्कों को प्रचलित किया तथा इसके पश्चात जो अगला शासक था वह था सिकंदर लोधी, जिसने आगरा
नगर की स्थापना की, तथा जो कि 1204 में नगर की स्थापना करता है आगरा की। उसके पश्चात 1206 में जो है वह अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थापित कर देता है। इसके शासनकाल में एक भूमि जो था पैमाइश लाया था, या एक भूमि व्यवस्था थी नापने की, उसको जो है प्रचलित किया था। गज ए सिकंदरी था वह। इसके पश्चात जो अगला शासक था वह था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो कि युद्ध में मारा जाता है, पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जो किसी युद्ध में मारा जाता है। तो यह था दिल्ली सल्तनत। आज हम लोग उसके जो प्रशासन के बारे में है उसको जानते हैं। आप लोग को पता होगा कि किसी भी राष्ट्र को चलाने या राज्य को चलाने के लिए एक प्रशासन की आवश्यकता होती है। जैसे आज के समय में हम लोग के देश में या हम लोग के यहाँ जो है लोकतांत्रिक है, लेकिन उस समय जो था वह राजतंत्र था। तो उसमें जो प्रमुख होता था वह राजा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लोकतंत्र है। तो उस हिसाब से तो हम लोग जो है यह नहीं कह सकते कि बराबर है, क्योंकि उस समय जो राजा कह देता था वही सर्वा होता था। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो प्रशासन है। तो प्रशासन दो भागों में विभक्त है। जैसे आज के समय में भी केंद्र है और राज्य स्तर पर राज्य होता है, उसी प्रकार पहले भी था केंद्र और राज्य। तो इसको अलग अलग नाम से जानते थे, क्योंकि आप लोग को पता होगा केंद्र पहले जो था, राज्य जो आज है उसे प्रांत के नाम से भी जानते हैं। तो पहले दो विभक्त था, केंद्रीय और इक्ता, जो कि जिसे हम लोग प्रांत के नाम से जानते हैं। जो कि आप लोग को पता है कि पहले जो है जमींदारों को या जो भी व्यक्ति थे उनको इक्ता दी जाती थी, अर्थात ज़मीन दी जाती थी कि वहाँ का वह देखभाल करे। तो उसी प्रकार से जैसे आज के समय में राज्य दिया जाता है, एक एक राज्य बांट दिया जाता है। जैसे भारत में 28 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश है 8, उसी प्रकार पहले क्षेत्र को बांट दिया जाता था, तो उसे प्रांत कहते थे या इक्ता कहते थे। तो यह 3 भागों में था। सबसे बड़ा प्रांत होता था, फिर परगना, फिर गांव। जैसे आज है राज्य, फिर जिला, फिर उसके नीचे तहसील, ऐसे करके होता है। तो ठीक उसी प्रकार से प्रांत, फिर परगना, फिर गांव। तो सबसे जो छोटा होता था वह गांव था। इनकी मंत्रिपरिषद, जो कि आज के समय भी मंत्रिपरिषद होती है राजा को सहायता या सलाह या उनकी सहायता के लिए, तो ठीक उसी प्रकार मंत्रिपरिषद होती थी, जिसे दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलवत कहा जाता था। तो मंत्री परिषद को जो है खजलिस ए खलवत कहा जाता था। वजीर, जो कि सुल्तान के बाद जो सबसे प्रमुख होता था वह होता था वजीर, जो कि प्रधानमंत्री एवं दीवान ए वजारत का प्रमुख होता था। तो दीवान ए वजारत का अर्थ है वित्त से संबंधित। तो प्रधानमंत्री होता, जो वजीर था वह प्रधानमंत्री होता था। जैसे आज के समय में यदि देखा जाए सबसे प्रमुख जो होता है भारत में, या कहीं कहीं राष्ट्रपति होता है, चाहे वो नाम मात्र का हो या वास्तविक हो, जो कि लेकिन ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी प्रधानमंत्री प्रमुख होता था, तथा वह जो वजीर होता था वह वित्त से संबंधित था। इसके बाद है आरिज-ए मुमालिक। आरिज-ए मुमालिक जो है वह सैन्य विभाग का प्रधान होता था, अर्थात जो सैनिक जाति, जो सैनिक होते थे उसका प्रमुख जो होता था उसका नाम था आरिज-ए मुमालिक। जैसे आज के समय में हम लोग के देश में, भारत देश में जो है चीफ ऑफ डिफेंस, जो कि सर्वोच्च पद होता है सभी तीनों स्टाफों का, चाहे वायुसेना हो, जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, ठीक उसी प्रकार से पहले जो सैनिक होते थे उनका प्रमुख जो होता था उसे जो कहा जाता था आरिज-ए मुमालिक, जो कि सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। इसके पश्चात जो अगला है सद्र उश सुदूर। तो सद्र उश सुदूर जो होता था वह धर्म विभाग तथा दान विभाग का प्रमुख होता था। तो धर्म विभाग
तथा दान विभाग का प्रमुख जो होता था वह सद्र उश सुदूर कहलाता था। अगला है काजी उल काजात। तो काजी उल काजात जो था वह सुल्तान के बाद जो है न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो काजी उल जो काजात था वह सुल्तान के पश्चात जो भी न्याय की प्रणाली थी उसका सर्वोच्च जो होता था वह काजी उल काजात के नाम से जाना जाता था। तो न्याय प्रणाली में जो है न्याय देने के जो न्याय देने के जो भी वहाँ पर व्यवस्था थी वह सुल्तान के बाद जो किसी के हाथों में जो सर्वोच्च शक्ति थी वह थी काजी उल काजात के हाथों में। अगला है वरीद ए मुमालिक। तो वरीद ए मुमालिक जो है यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। तो गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसका नाम था वरीद ए मुमालिक। तो वरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। फिर से रिकॉल, मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत के नाम से जाना जाता है। वजीर प्रधानमंत्री के जो होते हैं उनके नाम से जाना जाता है। यह जो था दीवान ए वजारत का प्रमुख था, अर्थात यह जो है वित्त मंत्रालय से संबंधित था या वित्त से जो संबंधित था वह यही था। फिर है आरिज ए मुमालिक। तो आरिज ए जो मुमालिक है यह सैन्य विभाग का प्रधान होता था, अर्थात सैनिकों में जो सबसे प्रमुख होता था उसे जो है आरिज ए मुमालिक के नाम से जाना जाता था। फिर है सद्र उश सुदूर। तो सद्र उद जो सुदूर था वह धर्म विभाग तथा दान विभाग से संबंधित था। फिर है काजी उल काजात। तो काजी उल काजात जो है यह सुल्तान के बाद न्याय देने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके बाद है वरीद ए मुमालिक। तो वरीद ए मुमालिक जो है यह गुप्तचर विभाग जो होता था उसका प्रमुख अधिकारी होता था। तो गुप्तचर अधिकारी जो होता था उसका गुप्तचर जो होते थे उनका जो सर्वश्रेष्ठ या सबसे बड़े अधिकारी होते थे जिनको हम लोग वरीद ए मुमालिक के नाम से जानते हैं, जो कि यह दिल्ली सल्तनत में नाम दिया गया था। फिर है दबीर ए खास। तो दबीर ए खास जो है इसको पत्र व्यवहार का प्रधान कहा जाता है। तो जो पत्र व्यवहार होता है जिसके माध्यम से राजा जो है एक जगह से दूसरी जगह जो पत्र भेजता था या जो आज के समय में डाकिया होते हैं उनका जो प्रमुख होता है उसे दबी ए खास के नाम से जानते हैं। तथा इसको जो इस क्षेत्र को कहा जाता था इसे कहा जाता था एक और नाम, वह दीवान ए ईशा के नाम से भी जाना जाता है। फिर है दीवाने ए रियालत। तो दीवाने ए रियालत जो है यह विदेश वार्ता तथा संबंध प्रधान होता था। तो दीवाने ए रियालत विदेश वार्ता तथा संबंध प्रधान से संबंधित है। जैसे आज के समय में विदेश मंत्री होते हैं, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र से समझौता या कोई भी संबंध रखना हो उनसे बातचीत करते हैं, ठीक उसी प्रकार से दिल्ली सल्तनत में जो विदेश मंत्री होते थे उन्हें जो है दीवाने ए रियालत के नाम से जाना जाता है, जो कि विदेशी से वार्ता करते थे तथा उनसे संबंध के बारे में प्रदान करते थे। इसके बाद कर व्यवस्था की बात की जाए, राजस्व की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत में कुल मिला के 24 प्रकार के कर थे, लेकिन जो प्रमुख कर हैं उसको जानते हैं। 24 प्रकार के क्या 29 प्रकार कर थे, जिसमें से 24 प्रकार के कर को समाप्त कर दिया था फिरोज तुगलक ने, लेकिन उसने एक नया कर स्थापित किया था, सिंचाई कर, तथा अलाउद्दीन खिलजी ने चराई कर तथा मकान कर को भी लागू किया था। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है उच्छ्र। तो उच्छ्र जो था वह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। तो उच्छ्र सिर्फ मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। उसके पश्चात है खराज। तो खराज जो था वह गैर मुसलमानों से जो है
जो हिंदू या गैर मुसलमान, जो मुस्लिम को छोड़कर जितने भी राजा के शासन में लोग रहते थे या उनकी राज क्षेत्र में रहते थे, उनसे ले जाने वाला भूमि कर था। तो खराज जो था गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था। इसके पश्चात है ज़कात। तो ज़कात जो था वह धनवान मुस्लिमों से जो है लिया जाने वाला धार्मिक कर था। तो ज़कात गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, जबकि उच्र जो था वह सिर्फ मुसलमानों से लिया जाता था, लेकिन वह भूमि कर था। जबकि जो खराज था वह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। जबकि ज़कात जो है यह धनवान जो मुस्लिम होते थे उनसे धार्मिक कर के रूप में लिया जाता था। जबकि जजिया जो कर था यह गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था, किंतु इसमें जो है पहले 5 लोगों पर छूट थी: बच्चों, महिलाओं, विकलांगों, वृद्ध तथा ब्राह्मणों पर। लेकिन जो फिरोज तुगलक गद्दी पर जब बैठता है तो वह जो है जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगा देता है। इसके पश्चात अगर बात की जाए खम्स की, तो खम्स जो था वह सैनिकों के द्वारा लूटे गए धन पर लगाया जाता था। यह 1/5 से लेके 4/5 तक थी। जो भी सैनिक जो राजा भेजते थे या जो सैनिकों द्वारा जो है किसी क्षेत्र को जो है जब जाते थे विजय अभियान पर, तो वहाँ से जो धन को लूट के लाते थे, तो जो धन को लूट के लाते थे उसके बदले पे जो है टैक्स लेते थे कि इस पर जो है राजा का भी अधिकार है। इसके पश्चात बात की जाए सैनिक संगठन की, तो सैनिक संगठन जो था वह 4 प्रकार के सैनिक हुआ करते थे। एक थे सुल्तान के सैनिक के रूप में भर्ती। तो सुल्तान के रूप में जो है भर्ती हुआ करते थे। यदि बात की जाए इस जो कर थे उसमें इसके अतिरिक्त जो कर थे वह व्यापार कर, चराई कर, चारागाह कर, सिंचाई कर भी लिया जाता था। सैनिक संगठन की बात की जाए तो 4 प्रकार के सैनिक हुआ करते, गठन किया जाता था, जिसमें सुल्तान के सैनिक के रूप में भर्ती। सुल्तान के सैनिक के रूप में जो भर्ती है वह जो है सुल्तान खुद करता था। तथा अगला है इक्तादारों के सैनिक के रूप में भर्ती। तो इक्तादार जिन्हें भूमि दिया जाता था वो जो सैनिक को गठन करते थे उसे जो है इक्तादार सैनिक गठन के रूप में जाना जाता है। एक है अस्थाई सैनिक। तो अस्थाई सैनिक का गठन किया जाता था जब यह ऐसे सैनिक होते थे जो कहीं भी जब युद्ध करना होता था तो राजा जो है सुल्तान जो था वह सैनिक का गठन कर लेता था तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात उन्हें हटा देता था। तो यह अस्थाई सेना का गठन था। फिर है मुसलमान स्वयं जो है हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध के लिए जो है सैनिक का गठन करते थे। तो मुसलमान जो होते थे, क्योंकि जो राजा हुआ करता था वह मुस्लिम हुआ करते थे, लगभग जितने भी थे, तो वो जो है उनमें मुसलमान जो उनके शासन में थे तो हिंदुओं के प्रति जो है युद्ध के लिए जो है वह सैनिक का गठन कर लेते थे। तो 4 प्रकार के हुए। सबसे पहले है सुल्तानों के द्वारा जो है भर्ती किया जाने वाला। दूसरा है इक्ताओं के द्वारा जो है भर्ती किया जाने वाला। फिर है अस्थाई सैनिक तथा मुसलमान जो है हिंदुओं के विरुद्ध जब युद्ध करते थे तो जो है गठन कर लेते थे सैनिकों का। इसके बाद पश्चात की जाए सेना के, तो 3 भाग थे। जैसे आज के समय में होती है थल सेना, वायु सेना तथा जल सेना, ठीक उसी प्रकार से इनके समय में भी 3 प्रकार की सेना थी: घुड़सवार सेना, गज सेना तथा पैदल सेना। यदि सेना का संगठन की बात की जाए तो सेना का जो संगठन था तथा पदों का जो वो था वह दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अर्थात हर 10 व्यक्ति के ऊपर उससे एक बड़ा पद होता था। जैसे आज के समय में एक पुलिस चौकी पे आप जाइए या थाने पे जाइए तो सबसे नीचे जो होता है वह पुलिस जो होता है कांस्टेबल, उसके ऊपर एक जो होते हैं
दरोगा, फिर दरोगा के ऊपर इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर के ऊपर सीओ। ठीक उसी प्रकार से इनकी भी सेना में जो है यह प्रबंध किया गया था। तो 10 घुड़सवार पर जो होता था वह एक सरखेल होता था। तो सॉरी, तो सबसे पहले जो है घुड़सवार जो होते थे, यदि बात की जाए घुड़सवारों में, ठीक इसी प्रकार से हर सेना में थी। तो सबसे पहले अगर घुड़सवार की बात की जाए तो हर जो 10 घुड़सवार हुआ करते थे उनके ऊपर एक सरखेल होता था, तथा 10 सरखेल के ऊपर जो होता था वह एक सिपाह सलार होता था, तथा 10 सिपाह सलार के ऊपर एक अमीर होता था। तो सबसे पहले घुड़सवार, 10 घुड़सवार पर एक सरखेल, फिर 10 सरखेल पे एक सिपाह सलार, फिर 10 सिपाह सलार पर एक अमीर, फिर 10 अमीरों के ऊपर जो होता था एक मालिक होता था, तथा 10 मालिकों के ऊपर जो होता था वह एक खान होता था। तो आप लोग रिकॉल करिए, 10 घुड़सवार पर एक सरखेल, 10 सरखेल पे एक सिपाह सलार, फिर 10 सिपाह सलार पर एक अमीर, फिर 10 अमीर पर एक मालिक, फिर 10 मालिक पर एक खान। यदि न्याय और दंड की व्यवस्था की जाए तो न्याय एवं दंड व्यवस्था जो थी वह राज्य का प्रधान जो होता था वही न्यायाधीश स्वयं होता था, सुल्तान वह स्वयं होता था। तो राज्य का सबसे प्रधान जो न्यायाधीश होता था वह स्वयं सुल्तान होता था। इसके पश्चात जो दिया गया था वह दिया गया था, मैंने आपको बताया था कि काजी उल कजात, जो कि सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च जो है अधिकारी होता था। इसमें जो है धार्मिक मामलों में सद्र उद एवं काजी की सहायता ली जाती थी, तथा दंड विधान कठोर था। तो इनकी सहायता के लिए जो है वह धार्मिक मामलों में सद्र और काजी की सहायता ली जाती थी, तथा दंड का जो विधान था वह कठोर था। यदि दिल्ली सल्तनत में प्रमुख विभागों की बात की जाए तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी, जिसने जो है दीवाने मुक्त खराज विभाग की स्थापना की थी, जो कि बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित थी या वित्त से संबंधित था। इसके पश्चात जो अगला था वह दीवाने कोही थी, जो कृषि से संबंधित था। फिर जो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू की थी। फिर एक था दीवाने अर्ज, जो कि बलबन ने प्रारंभ की थी, यह सैन्य व्यवस्था से संबंधित थी। फिर उसके बाद अगला था फिरोज तुगलक, जिसने 3 प्रमुख विभाग स्थापित किए थे, जिसमें पहला था दीवान खैराज, जो कि मुस्लिम महिलाओं की वित्त से संबंधित था। जो गरीब मुस्लिम महिला हुआ करती थी तथा विधवा तथा कमज़ोर हुआ करती थी, उनकी सहायता के लिए दीवान खैराज, तथा जो उनके समय में दास हुआ करते थे, जो कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक दास थी फिरोज तुगलक के शासनकाल में। तो दासों की सहायता के लिए जो है दीवान बंदगान तथा पेंशन देने के लिए एक विभाग की स्थापित की थी, जिसका नाम था दीवान इंतहाक। तो इस क्लास में आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके पश्चात दिल्ली सल्तनत की कला के बारे में जानेंगे, तथा उनके द्वारा प्रमुख शासकों द्वारा जो बनवाए गए मकबरा या गुंबद या मस्जिद के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जिस भाई बहन ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।